हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स का नेक्स्ट पार्ट एपिसोड थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एरेज के मेथड, स्ट्रिंग्स के मेथड और लाइक इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू, लाइक डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फ़र्क है, और एपीआईज की कॉलिंग लाइक विद फैच मेथड एंड एग्जॉस्ट मेथड। ठीक है, डेटा को हम फैच करने के बाद कैसे डिस्प्ले कराते हैं स्टेट की मदद से, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, और मतलब ये वीडियो इस सीरीज का थर्ड पार्ट और थर्ड होने वाला है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा फोर्थ, ठीक है, उसमें हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट रहने वाला लाइक्स का कम से कम 20 लाइक तो आने चाहिए भाई, क्योंकि मैं 20 ज़्यादा नहीं मांग रहा मेरे हिसाब से, बट मुझे 20 में खुशी मिलने वाली है। ठीक है, मोटिवेशन भी 20 से मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नहीं किया है तो थम कर दीजिए भाई। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि लाइक स्ट्रिंग, नंबर और क्या नाम है, ऑब्जेक्ट और एरे, किस तरीके से इनको लिखते हैं, और वेरिएबल्स के बीच में भी मैंने फ़र्क बताया था, लेट, वेर और कॉन्स्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ में वही बताऊँगा मैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और बिगिनर के हिसाब से बताऊंगा। मैं पूरी थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ जिससे आपको बोरियत फील हो और आपको लाइक लगे कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर हुआ। तो ठीक है, मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको एज ए बिगिनर ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग्स के। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ, लाइक एरे वगैरह मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं स्ट्रिंग पे काम करता हूँ। तो मान लो अभी ये बटन है और बटन को मैंने हटा दिया क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, हम स्ट्रिंग्स पे काम करने वाले। तो एक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिया, और उसके बीच में ये वाला जो नेम है, इस नेम को हम लिखने वाले हैं। ठीक, तो अभी ये गौरव आने वाला है, गौरव आ गया। मैं स्टाइल इसकी थोड़ी सी दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो जाए, 30 कर दिया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है। तो स्ट्रिंग के अंदर सबसे जो पहला मेथड होता है सब स्ट्रिंग निकालना। ठीक है, किसी एक स्ट्रिंग में से कोई एक छोटा सा पार्ट निकालना। ठीक है, मान लो कभी कभी होता है कि हम पूरा एक बड़ा डेटा आ रहा है, डेट वगैरह के बारे में होता है, जैसे कि कोई डेट का डेटा आ रहा है तो हमें उसमें से पर्टिकुलर मंथ या फिर कुछ निकालना होता है ब्रेक करके स्ट्रिंग को। ठीक है, तो हम उस चीज़ को कैसे करते हैं, तो सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। सब स्ट्रिंग निकालने के लिए स्ट्रिंग का मेथड होता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग मेथड होता है एक। तो मैंने क्या करा, एक लेट करके एक नेम बन करके मैंने ले लिया, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक, और आई थिंक इसमें क्या चीज़ जाती है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, नंबर एंड नंबर, मतलब स्टार्ट और एंड नंबर लेते हैं। मान लो मैं 0 से 1 से 5 लेके देखता हूँ। ठीक है, आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, नेम प्लस ऐसे मैंने लगा लिया और नेम वन को प्रिंट करने वाला हूँ। तो देखते हैं नेम वन में क्या आने वाला है, AURA, मतलब 1। अब 1 का मतलब क्या है कि जब भी ये एरे, ये जब भी एक तरीके से ये सब स्ट्रिंग है, क्या करता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है भाई, जब भी हम इसको डॉट सब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ये पहले क्या करता होगा, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता होगा कैरेक्टर्स में ब्रेक करके। ठीक है, और उस कैरेक्टर में 0 से स्टार्ट होता है वो एरे, तो 0 पोजीशन पे G हो गया, उसके बाद 1 पे हो गया A, ठीक है, 2 पे हो गया U। तो हमने स्टार्ट जो करा है सब स्ट्रिंग वो 1 से लेके 5 तक किया है, मतलब AURA। ये लास्ट वाला जो 5 है ना, जो 5 दिया है, 5 का मतलब क्या है, वो एंड है, वो एक्सक्लूड है, नॉट इंक्लूड। ओके, तो 5 को छोड़ के उससे पहले वाला, तो 1 से लेके 4 तक के आएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें AURA आया। अगर मैं यहाँ पे 6 करता, शायद हम देखते हैं इसको, तो देखो AURAV दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला मेथड सब स्ट्रिंग। अब इसको हम क्या करते हैं, लेट एक और लेता हूँ मैं, नेम 2। मैं क्या करूँगा, इस नेम के अंदर मैंने एक स्पेस डाल दिया और ठाकुर डाल दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच का मुझे स्पेस हटाना है।
या फिर इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है, स्पेस को हटा के ब्रेक करना है मुझे स्पेस से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना, वहीं से तोड़ना, जैसे आप एडिटिंग वगैरह करते हो ना, स्प्लिट होता है। हम बिल वगैरह को भी स्प्लिट करते हैं, मतलब पार्ट्स में ब्रेक करना। अब इसको स्प्लिट मेरे को करना है वो स्पेस के बीच से करना है, मतलब एक स्पेस जो है वहाँ से स्प्लिट हो जाना चाहिए पार्ट, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे जब ये नेम टू है ना, जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये रिटर्न वैल्यू होती है ना, वो एक स्ट्रिंग नहीं आती, वो एक एरे आता है, ठीक है। तो अगर एरे आता है तो अगर मान लो इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें नेम टू और इसमें 0 और 1 वाले एरे में 2 पोजीशन आ जाएंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे मैं एरे में दिखाता हूँ कमेंट में। जब ये ब्रेक होगा ना तो इस तरीके से आएगा, GAURAV, ठीक है। दूसरा आइटम आएगा ठाकुर, जो भी है ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसमें 1 पे ठाकुर है और 0 पे ये है, तो अभी तो मैंने 1 प्रिंट कराया, तो इसको देखते हैं एक बार क्या आएगा, ठीक है। गौरव ठाकुर तो फुल नेम आ गया, जो पहला वाला नेम है। उसके बाद देखो ये जो हमने सब स्ट्रिंग तोड़ी है ये आ गया, उसके बाद ठाकुर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट मेथड। एक होता है लेट कॉन्केट, स्ट्रिंग का ही मेथड है कॉन्केट। अब तो कॉन्केट क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स को मर्ज करके एक बना देता है, ठीक है भाई। तो मान लो नेम 1 और नेम 2, नेम 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, नेम 2 हो गया ये, ठीक है। अगर हम इनको कॉन्केट करेंगे तो मैं नेम 3 बनाऊंगा, और नेम 3 को मैं अगर नेम और कॉन्केट नेम 1, ठीक है। और क्या करने वाला हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ों को हटा दूंगा मैं यहाँ से, थोड़ा सा खिचपिच हो जा रही है ज़्यादा, और मैं नेम 3 को प्रिंट कराता हूँ। देखो गौरव ठाकुर, उसके बाद जो हमने सब स्ट्रिंग निकाली है वो हो गया कॉन्केट, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं मेथड इसका, नेम 4 नेम डॉट, यहाँ देखो कैरेक्टर ऐड। कैरेक्टर ऐड क्या होता है, स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है वो निकालते हैं, एक बार देखते हैं 0 पे क्या है। इसको नेम 4 को प्रिंट करके देखते हैं जी, ठीक है। तो कैरेक्टर एक ये उस स्ट्रिंग के बीच में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन दे रहे हैं। अगर हम 5 निकालेंगे ना तो देखो V आएगा, तो देखो 0 1 2 3 4 5, ओके, 5 पे G है। एक मेथड ये हो गया, लेट नेम 5 नेम डॉट कॉन्केट हो गया, एंड्स विद, ठीक है, एंड्स विद या इंडेक्स ऑफ। बहुत सारे मेथड हैं बट मैं कुछ खास ही बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है, किसी एक स्ट्रिंग के अंदर अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की इंडेक्स निकालनी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ठाकुर लिख दिया और यहाँ गौरव लिख दिया, अब मैं ठाकुर की इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, मान लो ठाकुर। अब जब ये आपको पता होगा यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि कुछ ऐसा यूज़ आएगा तभी आप यूज़ करोगे, अदरवाइज ये सिर्फ, ठीक है। तो ठाकुर की पोजीशन जो है वो ठाकुर की जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठाकुर पूरा वर्ड है ना, तो पूरा वर्ड की वो कैसे बताएगा, पोजीशन क्या बताएगा, फर्स्ट कैरेक्टर की बताता है उस नेम की। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए 7 बता दिया। तो ये मेथड थे स्ट्रिंग के, बहुत सारे मेथड है, आप पढ़ना चाहो तो मैं URL दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो, ठीक है। 10-15 जो भी पढ़ना पढ़ लेना, बट ये कुछ खास हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, स्ट्रिंग हो गया, अब बात करते हैं बूलियन का। बूलियन का क्या ही होता है, देखो मान लो एक लेट लिया मैंने, लेट, ठीक है। बूलियन के तो कोई खास मेथड है नहीं सच बताऊँ तो, ठीक है। तो बूलियन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एरे देख सकते हैं, एरे के ही मेथड है फिर। लेट माई कार्स लिया था ना लास्ट टाइम में, स्टूडेंट्स मान लेते हैं, चलो ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट के अंदर मैंने ले लिया गौरव, अपना नाम डाल दिया, अंकित डाल दिया, ठीक है, अंकित डाल दिया, पंकज डाल दिया,
सौरभ डाल दिया, 4 मैंने नाम डाल दिया, ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, देखो ये है इसका सबसे पहला स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, एरे को ब्रेक करता है। स्प्लिट था, ठीक है, वो क्या करता था, इसको क्या नाम है, स्ट्रिंग को करता था ब्रेक। स्प्लाइस होता है वो एरे को स्लाइसेस में तोड़ता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक लेट स्टूडेंट्स 1 करके एक ले लिया और मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स स्प्लाइस, इसमें इंडेक्स लेते हैं 0,1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कंसोल कर देता हूँ लॉग स्टूडेंट्स 1, ओके। और इसको एक बार सेव करके और यहाँ पे कंसोल चेक करते हैं। नेम 5 मैंने डिलीट कर दिया, तो नेम 5 नहीं है, इसको सेव करके और कंसोल चेक करते हैं। क्या आया, गौरव। क्यों, क्योंकि मैंने 0 पे भी यही है, और 1 ये जब जो लास्ट वाला होता है ना 1, ये हमेशा एंड होता है, एक्सक्लूड होता है, ये वाला आइटम नहीं आएगा हमेशा। 0 से अगर मैं 2 करूँगा ना तो 0 और 1 वाले आएंगे। तो यहाँ पे 1 लिया मैंने, मतलब एक ही आइटम बन रहा है 0 से 1 के बीच में, वो है गौरव, तो आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 2 कर देता ना तो 2 आ जाएंगे, गौरव और अंकित, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया स्प्लैश तोड़ने के लिए। अब एक और मेथड है इसका जो मेन है, और वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। देखो जब भी हम एरे के साथ डील करते हैं ना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके रिएक्ट नेटिव में, तो बेसिकली हम लिस्टिंग वगैरह के लिए ही करते हैं, डेटा को सॉर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका एक सबसे फेमस मेथड है, वो है मैपिंग, मैप, ठीक है, एरे का। तो मैं क्या करता हूँ, मैप का डायरेक्टली हम यूज यहाँ कर सकते हैं। मान लो मैंने स्टूडेंट्स लिया, स्टूडेंट्स डॉट मैप, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, आइटम कॉमा इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। और मैं क्या करा, इसके अंदर रिटर्न लगा दिया मैंने, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लेके इसमें क्या है, आइटम में प्रिंट करा रहा हूँ। अब ये लिस्टिंग दिखाएगा, दिखाना तो चाहिए। पंकज और सौरभ दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे स्प्लाइस कर दे रहा हूँ ना इसको। तो ये स्प्लाइस को हटाओ, और अब देखो 4 आ रहे हैं, ये लिस्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये मैप क्या करता है, लिस्ट करने के लिए काम आता है। अब मैप अकेला लिस्टिंग के काम ही नहीं आता, इसे नॉर्मल हम एक चीज़ में और काम कर सकते हैं, फिल्टरिंग के लिए, या फिर भाई मेरे को क्या करना है, एक एरे को डेटा लेके दूसरे एरे में किसी तरीके से कोई कंडीशन लगा के सेव कराना है, तो भी ये मैप काम करेगा। वो कैसे, मान लो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, यूज इफेक्ट यूज़ कर ले रहे। मैंने आपको यूज इफेक्ट के बारे में तो बताया ही है अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट ले लिया मैंने फर्स्ट टाइम, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस स्टूडेंट्स को डॉट मैप कर ले रहा हूँ। यहाँ कर्ली बेसिस की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मेथड है और कर्ली बेसिस के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैंने क्या करा, आइटम कॉर्नर इंडेक्स ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आइट्रेशन चला रहा हूँ, इटरेशन चला रहा हूँ। और मेरे को क्या करना है कि अगर ये आइटम जो है ना वो अंकित के बराबर हो, ठीक है, तो अलर्ट आना चाहिए, हेलो हेलो करके एक डायलॉग बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इफ़ आइटम में वैल्यू आ रही होगी, ठीक, अंकित अलर्ट हेलो। अब एक बार देख लेते हैं, हेलो आया, ठीक है। अदरवाइज क्या, एल्स नहीं लगाते, क्योंकि अगर वो लगाएंगे तो 3-4 बार वो चलेगा तो फालतू में फिर अलर्ट खुलेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ कंडीशन लगानी होती है। और मान लो मुझे क्या करना है, एक नया एरे भी बनाना। अब ऐसे बेसिकली मैं 1000 बार यूज़ करता हूँ ऐप की डिजाइनिंग, ऐप का काम करते टाइम पे ये 1000 बार यूज़ करता हूँ। इस तरीके का मैं टेम्परेरी एरे बनाता हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे बनाता हूँ मैं, लेट टेम्प एरे, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है, माई एरे वगैरह वगैरह कुछ भी। और मैं स्टार्टिंग में इसे एम्प्टी रख लेता हूँ, ठीक है। बाद में मैंने क्या करा, इनमें से जो कंडीशन आ रही है, मतलब मेरे को सिर्फ अंकित की कंडीशन जो ट्रू है वही मेरे को उस एरे में सेव कराना है। और टेम्प एरे का एक मेथड होता है पुश, एरे को पुश करने के लिए, मतलब डेटा आइटम पुश करने के लिए। मैंने क्या करा, आइटम पुश कर दिया इसके अंदर, ठीक।
अब देखो यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो इस कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं टेम्प एरे को प्रिंट करने वाला हूँ, टेम्प एरे। ठीक है भाई, तो इस टेम्प एरे के अंदर सिर्फ अंकित आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो सिर्फ अंकित आया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डेटा को हमें थोड़ा सा फिल्टर करना है, कंडीशंस लगानी है, अपने हिसाब का डेटा बनाना है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैप का यूज़ करके इजीली लिस्टिंग भी करा सकते हैं और ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं। अब दूसरा है, जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं, मतलब ये तो मैंने एक एग्जिस्टिंग एरे है, मान लो ये एग्जिस्टिंग एरे है, मैंने एक एरे ले लिया, एग्जिस्टिंग एरे इस तरीके का लोकल, तब मैंने ये ऑपरेशन कर लिया। अगर मान लो मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है भाई, और वो कैसे बनाना है वो दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये स्टूडेंट करके एक लेट एरे ले लिया मैंने यहाँ पे ग्लोबली, यहाँ नहीं ऊपर ले लेता हूँ और भी ऊपर, ग्लोबली बिल्कुल। ठीक है, यहाँ कोई एरे है नहीं, ये मैं क्या करूँगा, इस एरे को ये कंडीशन हटा दो, और मैं क्या करूँगा, ये सब हटा दो, एक बटन लेता हूँ। ठीक, बटन 1 ले लिया मैंने, टेक्स्ट क्लिक मी। ठीक, और यहाँ मैं एक ले लूँगा कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट, और यूज स्टेट के अंदर 0 ले लिया मैंने। ठीक है भाई, इस बटन पे क्लिक जो होगा ना, कौन कौन सा ले रहा है, टेक्स्ट कलर और कॉल मी। ठीक है, कॉल मी के अंदर मैंने क्या करा, नॉर्मल सा फंक्शन ले लिया। ओके, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट काउंट को काउंट +1 कर रहा हूँ। सेट काउंट की स्पेलिंग गलत हो गई सर। ठीक, अब ये 1 जो हो गया ना, ये 1 हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस 1 पे यूज इफेक्ट नॉर्मल सा एक ले रहा हूँ, और वो किस पे डिपेंड कर दूंगा, इस काउंट की वैल्यू पर। क्यों, क्योंकि जब उस काउंट में चेंज आएगा ना यहाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ऊपर एरे लिया ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक पुश डॉट पुश जो मेथड है एरे का, उसे एक आइटम पुश करने के लिए, डेटा पुश करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और पॉप जो होता है वो डेटा निकालने के लिए होता है, और स्प्लाइस भी हम डेटा डिलीट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने स्प्लाइस तो बता ही दिया, पॉप बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, स्प्लाइस ही यूज़ कर लेते हैं, इंडेक्स बेस डिलीट कर देते हैं। मैं पुश के अंदर क्या कर रहा हूँ भाई, जो काउंट होगा ना उसको एंटर करा दूंगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसे रिफ्रेश करा के, इसका कलर मैंने नहीं दिया ना कलर, तो इस कलर को मैं दे दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक, अब देखते हैं एक बार यहाँ, और ये हो गया, और मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अब देखते हैं इसको, यहाँ जब मैं क्लिक करने वाला हूँ, पहले तो 0 आएगा ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली 0 पहले हम कर रहे हैं, और यूज इफेक्ट चलेगा इसलिए 0 आ गया। दोबारा 1 आ रहा, 3 आ रहा, 4 लाइक 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये एरे में डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बटन और बनाने वाला हूँ। ठीक, ये मैंने कर लिया बटन 2, और इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट चेंज करता हूँ, ऐड, और यहाँ पे रिमूव। ठीक, और यहाँ रिमूव में मैं क्या कर रहा हूँ, -1। ठीक है भाई, अब इसको एक बार देखते हैं। देखो ये ऐड का कैलकुलेटर बन गया इजी तरीके से, मैं ऐड करा 14 और 15 आ गया, रिमूव करा, पर ये रिमूव तो हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, पुश हो रहा है, पुश हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है, मतलब रिमूव वाला जितना भी रिमूव होके आ गया वो भी इसमें पुश हो गया। मुझे क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, तो पॉप कैसे करते हैं, हम कंडीशन लगा सकते हैं। यहीं लगा दो यार, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एरे ये वाली कंडीशन यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा कुछ दूसरा लॉजिक लगा रहा हूँ, मतलब मुझे पुश और पॉप करना है। तो मैंने ये पुश वाला यहाँ लगा दिया,
ठीक है, और मैं पॉप की जगह पे स्प्लाइस कर दूंगा। ठीक है, और स्प्लाइस कैसे करूँगा, स्प्लाइस कैसे करूँगा, यहाँ लेट डालूँगा और लेट में क्या होगा, जो पोजीशन आएगी ना उस टाइम पे काउंट, जो काउंट आ रहा है उसकी मैं पोजीशन निकालूंगा। तो यहाँ पे एक पोजीशन, ये देख लो मेथड निकाले, मैं एरे से एरे के अंदर एक वैल्यू डाल के उस पर्टिकुलर वैल्यू आइटम की मैं इंडेक्स निकालूंगा, और जब मेरे पास इंडेक्स होगी तभी तो मैं स्प्लाइस कर पाऊंगा ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एरे, एरे का क्या था, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड इंडेक्स, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया काउंट। ठीक है, और यहाँ जो मिल गया ना उसको पोजीशन कॉमा 1 स्प्लैश कर दिया। देखते हैं यार होता है कि नहीं, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच दिया लॉजिक। अभी तो ऐड भी नहीं हो रहा, पर माइनस करने पे टाइप एरर एरे डॉट प्रोटोटाइप हो गया। कुल मिला के मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आपको स्प्लाइस करना है तो ऐसे, ठीक है, और फालतू का टाइम ही वेस्ट हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐड करके भी दिखा दिया। और अगर स्प्लाइस करना है तो स्प्लाइस भी हम नॉर्मली कर सकते हैं ऐसे ही जैसे स्प्लाइस लगाया, बस हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला फाइंड इंडेक्स वाले को अभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू सेट भी करा रहे हैं और ये एरर आ रहा है। तो फ़िलहाल हम टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा गोल सिर्फ अभी आपको सारी चीज़ें कवर कराना है। ठीक है, अगर आपको एक थोड़ा सा वो मिल जाएगा ना, बूस्ट मिल जाएगा, तो फिर आप चीज़ें पढ़ सकते हो सारी। तो हम यहाँ आ गए हैं। ठीक है, मैंने एरे के मेथड्स बता दिए। एरे में पुश पॉप मैप होता है, एक कॉज होता है और वो होता है, मैं पहले यहाँ पे नाम डेटा डाल लूँ, गौरव, गौरव और सौरभ, अंकित और पवन, ऐसे कुछ डाल लिया मैंने। अब वो होता है कि डेटा में फ़िल्टर करने वाला, तो ये एरे का सबसे लाइक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है फ़िल्टर का। कैसे, मान लो ये है, ठीक है, मैंने क्या करा, लेट एक और डाल दिया फिल्टर्ड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का क्या यार, हम क्या करना जा रहे हैं कि हमें कोई कंडीशन लगानी इस एरे पे कि मान लो कोई बंदा है जिसका नाम सौरभ है। सौरभ कितने हो सकते हैं, एक और हो सकता है, ठीक, और एक और हो सकता है, मान लो गौरव भी एक और डाल दिया मैंने। देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है ये, तो हमने यहाँ पे गौरव भी डाल दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर करके मेथड होता है ये फिल्टर, इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, आइटम, मतलब ब्रैकेट के अंदर आइटम ले लो मेथड में, इसके जो पैरामीटर है फंक्शन का, इसके अंदर दो चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो रिटर्न कर दिया ना मैंने, रिटर्न, वो रिटर्न क्या होता है, मान लो मैंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ गौरव और सौरभ है, गौरव और सौरभ है, वो आइटम नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आइटम आ जाने चाहिए मेरे पास लिस्ट में। ऐसा होता है ना कभी कभी मार्क्स वगैरह की स्टूडेंट की लिस्टिंग बना रहे हैं और मार्क्स को हमें डाल देते हैं कि यहाँ पे 70+ हैं, वो लोग ही आने चाहिए, 70 से नीचे वाले नहीं आने चाहिए, तो वो डेटा फिल्टर करते हैं हम। तो रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ इस तरीके से फिल्टर करेंगे कि मैंने रिटर्न लगा दिया। अब मैंने क्या करा, आइटम जो है ना वो नॉट इक्वल टू, अगर गौरव, ठीक है, या फिर आइटम नॉट इक्वल टू सौरभ है, ठीक है, तो वापस लिस्ट मिल जाए। अब देखो इस वाले को हम कंसोल डॉट लॉग करा लिया और इसको फिल्टर्ड स्टूडेंट मैंने करा लिया। अब इसको एक बार देखते हैं क्या आता है। मान लो मैं हटा देता हूँ ये, अब
अब देखते हैं क्या होता है भाई। ठीक है, फिल्टर्ड एरे में तो शायद मेरे हिसाब से एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी, क्योंकि नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ डाल देते हैं जिससे पहचान में आए, फिल्टर ऐसे करके। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि ये वाला डेटा गलत आ रहा है या कौन सा गलत डेटा है। फिल्टर के अंदर पूरा डेटा आ रहा है, गौरव, सौरभ, अंकित, पवन, पूरा एरे ही आ जा रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं ना ये। अब ये काम करता हूँ, मैं ये वाला हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एंड लगा के देखता हूँ। ठीक है, यही दिक्कत थी, मैंने एंड लगा दिया था तो वो हर कंडीशन में चला जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ मतलब और लगा दिया था। ठीक है, अब मैं एंड लगा रहा हूँ, मतलब ये और ये नहीं है, तभी लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, वापस तो ये देखो, इसने गौरव और सौरभ को गायब कर दिया। गौरव और सौरभ ही है ना, स्पेलिंग सही है ना, SAURAV है यार, यहाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। ओके, तो अब देखते हैं, अंकित और पवन ही आने चाहिए ना, अंकित और पवन, बाकी तो गौरव सौरभ ही हैं। तो इस तरीके से हम कुछ डेटा फिल्टर करते हैं। तो ये मेथड है, यहाँ रिटर्न कर देते हैं, आइटम से हम कंपेयर करा लेते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, और जो फिल्टर डेटा है इसको हमने प्रिंट करा लिया। एक ये मेथड है डेटा फिल्टर कराने का। ठीक है, पुश और मैंने स्प्लाइस बता ही दिया और मैप बता दिया। तो ये एरे के कुछ मेथड थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले चीज़, वो है कि हम बात करते हैं डेटा की। अभी तक हम लोकल डेटा की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे APIs लगाना कैसे सीखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, कोड को थोड़ा सा करता हूँ क्लीन, मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, जितने भी एरे वेरे हैं सब हटा दिए मैंने। ठीक है, और इसको करते हैं बिल्कुल क्लीन। ओके, क्लीन हो गया। अब मैं बताता हूँ, API से डेटा निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक होता है, पहला जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड है फैच का यूज करके। जो फैच है वो एक तरीके से प्री डिफाइंड और प्री बिल्ड लाइक बोल सकते हैं, एडेड है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट नेटिव हमारे अंदर इसके। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का ही है, तो पहले से होता है, उसे हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती फैच को। ठीक है, दूसरा होता है एक्जॉस। ठीक है, एक्जॉस एक लाइब्रेरी है जो थर्ड पार्टी है। ठीक है, उसे जब भी हमें यूज़ करना है तो उसे कि हमें NPM या अयान की हेल्प से हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसे भी हम सेम टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे हम फैच यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों लगा के दिखाने वाला हूँ और दोनों से डेटा निकालूंगा। उस डेटा को हम कैसे डिस्प्ले करें, कैसे स्टोर करें, वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ नया टॉपिक देखते हैं। तो फिलहाल टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं, एक API लेते हैं, कोई भी डमी APIs डेटा। ओके, तो जो एक ये साइट है जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पे क्या है कि डमी APIs मिल जाती हैं, यही मैं ले रहा हूँ, यही उठा ले रहा हूँ। ये देखो फैच इन्होंने यूज़ कर रखा है, क्योंकि एग्जॉस्ट ये तो इनबिल्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो फैच इन्होंने डाल दिया। मैं क्या करूँगा, अब देखो जब भी API लगानी है तो ऐप के अंदर कैसे लगानी है वो मैं बता रहा हूँ। जब भी हम API लगाते हैं तो हम यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे, अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रखा हमने तो। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट मैंने यूज़ कर लिया, और यूज इफेक्ट को कैसे, जब भी मैं API से डेटा निकाल रहा हूँ तो मुझे जब भी उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ रहा हूँ तभी मुझे वो डेटा चाहिए, अदरवाइज उसके बाद बार बार कॉल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार कॉल होगी एक API जो अननेसेसरी कॉल हो रही है तो ऐप की परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मेमोरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ऐप हैंग भी हो सकता है, लैग करेगा, स्क्रीन आप देखोगे क्योंकि पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है। फैच मेथड वगैरह क्या है कि पीछे चलते हैं बैकग्राउंड, अब ऐसे होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें सिर्फ एक बार कॉल करना है, एक बार करना है तो हमें क्या इसके अंदर एम्प्टी ब्रैकेट डालने ही डालने हैं। और एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इसके बाद मैं, क्या कि हम जब API कॉल करते हैं तो क्या लिखते हैं, गेट डेटा करके मैं एक मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या देखो ये फंक्शन होते हैं नॉर्मल फंक्शन, ये देखो यहाँ जो मैंने बनाया ये नॉर्मल फंक्शन, बट API कॉल के लिए हमें इसे असिंक्रोनस बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है वो सिंक्रोनस है। ठीक है, हमें इसे असिंक्रोनस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें असिंक लिखेंगे, हम असिंक,
और असिंक लिखेंगे तो असिंक के साथ हमें अवेट यूज़ करना ही पड़ेगा। तो जो हमने देखो यहाँ पे यूज़ करा है ना इस तरीके से, ये अभी देखते हैं इसको। पहले हम इसको देखते हैं असिंक की जहाँ। मान लो ये वाला मैं करता हूँ कॉपी, और मैं क्या करता हूँ कॉन्स्ट सेंट, मैं अवेट को बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। रेस इक्वल्स टू अवेट फैच, ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम देखना, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर रेस के अंदर क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। इस वाली मेथड को कॉल कर दो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर। इस तरीके से ही हमेशा आपको मेथड बनाने और यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना है। अगर उसकी ज़रूरत एक ही बार कॉल की है सिर्फ, तो उसे यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट देना ना भूलना, ठीक है। अब हम एक बार देखेंगे यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं, ठीक है भाई। तो ये देखो डेटा कुछ आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है? के डॉट डेटा अनडिफाइंड, तो फैच के लिए हमें अवेट की ज़रूरत नहीं है, बिना अवेट के भी काम चल रहा है इसमें। अगर ऐसे चल रहा है तो फिर हमें प्रॉमिस यूज़ करनी पड़ेगी। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? देखो प्रॉमिस क्या होता है, जब भी हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे मैंने ये फैच यूज़ कर लिया, ठीक है, और मैंने असिंक का वेट नहीं लगाया, बट मैं एज ए प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, या तो काम होगा या नहीं होगा, लाइक ठीक है, या तो एक्सेप्ट होगा, कंप्लीट होगा, या फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रॉमिस में क्या है कि जब भी हम इस तरीके का डेटा कर रहे हैं तो देन जब हम लगा रहे हैं ना देन डॉट देन, इसका मतलब होता है प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस का मतलब एक तो प्रॉमिस ये है, ठीक है, ये देन के बाद ये हो गया ना, ये तो हो गया सक्सेस या एक्सेप्टेड। और ये एक तरीके से हम इसके अंदर कैच लगा के क्या एरर को हैंडल करते हैं। यहाँ हम कंसोल करा देंगे डॉट लॉग और इसके अंदर एरर डाल दिया जो भी हमने निकाला, और यहाँ पे रेस्पॉन्स को रेस्पॉन्स डॉट ये वाला कॉपी कर लिया मैंने, और इसको कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने ये प्रिंट करा दिया। अब एक बार देखते हैं इससे आ रहा है कि नहीं डेटा, है ना, आ रही है ऐसे। ओके, ये दोनों लाइन भी कॉपी कर दे रहा हूँ। चलो, इन्होंने क्या करा, रेस्पॉन्स को थोड़ा सा जेसन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंसोल में आना चाहिए, अब तो आना ही चाहिए पक्का। टाइटल ID1 ऑटम यूज़र ID1 कंप्लीटेड फॉल्स, ID1 टाइटल डिलीटर्स, और क्या है यार, ये पे सही नहीं है क्या ये? अरे यहाँ से मैं इसे ये टू डू वन में यही दिक्कत है, टू डूज़ की मुझे पूरी लिस्ट चाहिए ना। देखो वन हटा दिया, मतलब वहाँ पे वन, इन्होंने वन लगा रखा था, वो पर्टिकुलर एक आइटम का डेटा आ रहा था। ये देखो पूरा लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा ना, ये देखो यहाँ पे कंप्लीटेड, ये देखो ये साइन है ना एरे, मतलब ये एरे का डेटा आ रहा है। इसको अगर हमें देखना चेक करना है अगर कि ये किस तरीके का पैटर्न आ रहा है एपीआई में, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा क्रोम पे, और यहाँ पे दो तरीके से कर सकता हूँ। जेसन फॉर्मेटर एक साइट है, यहाँ पे क्या है, जो भी हमें डेटा मिला उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करो और प्रोसेस करो। इससे देखो हमें ये दिख रहा है कि एरे डेटा आ रहा था, देखो ये एरे की फॉर्म में हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी इससे डेटा आया, एक तो ये तरीका हो गया फैच, मतलब फैच में हमने कोई असिंक्रोनस नहीं बनाया, बट हम एग्जॉस्ट में बनाएंगे, ठीक है। अब फैच में यहाँ पे मैंने कभी चेक ही नहीं किया क्योंकि मैं एग्जॉस्ट यूज़ करता हूँ, बट हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वाई वी देखते हैं क्या मिलता है। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, वाई वी डोंट यूज असिंक
अवेट फॉर fetch मेथड इन JS। ओके, देखते हैं क्या मिलता है गूगल पे। हाउ टू यूज असिंक अवेट। ये देखो, मैं भी ऐसे यूज़ कर रहा था असिंक अवेट रिसोर्सेज वगैरह वगैरह, ठीक है, बट कुछ एरर दिक्कत आ रही थी और वो दिक्कत आई तो फिर मैंने कहा अभी टाइम नहीं है हमारे पास में इतना, मतलब मैं नहीं चाहता कि वीडियो बनाते टाइम पे दिक्कत हो मैं इसे सॉल्व करने बैठूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ लाना है। यहाँ पे देखो इन्होंने ये इस तरीके से ले रखा है, तो एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे यूज़ करना है। ये देखो, ये तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला कॉपी करता हूँ असिंक अवेट वाला, और सिर्फ URL चेंज करूँगा, है ना, ये वाली URL चेंज कर दूँगा मैं, टू डूज इसके अंदर यहाँ ये डाल दी मैंने, ठीक, और यहाँ असिंक लगाना पड़ेगा। असिंक अवेट क्यों लगाते हैं ये तो मैं, अगर मतलब जावास्क्रिप्ट का बारे में हमें पता करना ये चीज़, क्योंकि जब हम ये यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट, और इसमें क्या होता है, मान लो एक रिक्वेस्ट है और एक रिक्वेस्ट जब तक पूरी नहीं हो रही ना, पूरी नहीं हो रही तब तक भाई दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, तो वेट नहीं कर रहे हमें। क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको आर्टिकल पढ़ाता हूँ, इससे समझ में आएगा जावा, क्योंकि मैं डेफिनेशन मुझे याद नहीं होती, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरे को डेफिनेशन याद नहीं होती, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली समझता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट असिंक, इसका मतलब असिंक्रोनस, ठीक है, ये देखो why important, how it can be used in the module we can take a look at synchronous javascript, why it is important, okay, like important, it can be effectively used। यहाँ देखो कुछ डिटेल दे दो भाई। asynchronous in this article we learn about asynchronous asynchronous programming, why we often need use this, how to use promises, जो मैंने बताया भी async await ये promise की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो भाई कहीं डिटेल तो दे दो यार, इतना टाइम नहीं है। प्रोमिसेस बेस वो ठीक है, प्रोमिस रिजेक्ट वगैरह होगा। जावा स्क्रिप्ट असिंक्रोनस W3, मैं इस वेबसाइट पे देखता हूँ तो मुझे यहाँ थोड़ा सा इजी डेफिनेशंस मिलती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। आई विल फिनिश इट लेटर, ठीक है, इन्होंने मतलब इस तरीके से दे रखा कि असिंक्रोनस असिंक अवेट कहीं दे रखा है ये, ठीक है, असिंक एंड अवेट प्रॉमिस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट अगर अभी सर्च नहीं हुआ ना मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पे आगे समझाने लग जाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है यार। इज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ, देखो ये सही मुझे मतलब ये इमेज सही मिल गई है, ठीक है। सिंक्रोनस क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, सिंक्रोनस। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ देखो आर्टिकल में लिखा होगा, लेट मी नो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हियर द जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस, ओके, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है भाई कि जो जावास्क्रिप्ट को ये असिंक बता रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ में फ़र्क क्या है, ये क्या है कि वन थ्रेडेड मतलब भाई एक टास्क कंप्लीट होगा तभी दूसरा टास्क कंप्लीट होगा। अब अगर मान लो मैंने क्या करा, एक साथ 5 से 6 कुछ टास्क करने हैं भाई, और वो पाँचों लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ टाइम ना लगे, ये पैरेलली हो जाएं, एक के साथ एक दूसरे का वेट ना करें, जो जल्दी हो जाए वो जल्दी हो जाए, थोड़ा सा जो टाइम ले रहा है वो टाइम ले ले। अब अगर ये चीज़ चलेगी सिंक्रोनस, मतलब ये सिंक होके चलेंगे भाई, तो मान लो एक में लग गया 20 मिनट, एक में 30, एक तो 40, मतलब मेरे को तो 1 घंटा लगने वाला है। बट यहाँ देखो असिंक वाला क्या करता है भाई, ये करेगा जो रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा है उसको लगने दो, जिसमें जो जल्दी पूरा हो सकता है वो पैरेलली जाके पूरा कर लेगा अपना, मतलब एक रिक्वेस्ट के लिए दूसरा वेट नहीं करने वाला, एक के लिए दूसरा वेट नहीं करने वाला, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा। इस फंक्शन को हम असिंक्रोनस बोलते हैं, और इस चीज़ को हम असिंक बना देते हैं। रिक्वेस्ट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम एपीआई हिट करते हैं तो हम असिंक क्यों बनाते हैं, यही रीज़न है, जिससे मेरी वाली एपीआई हिट हो जाए भाई, दूसरा कोई टास्क रुका पड़ा है रुक जाए, उसे टाइम लग रहा है लगने दो, बट मेरा तो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए ना टाइम पे, जिससे टाइम आउट ना हो और हमारा यूआई जो लोड हो गई उसमें डेटा जल्दी आ जाए। मतलब ये कुछ एक तरीके से है
टाइम को बचाने के लिए है, ठीक है, और डेटा को जल्दी लाने के लिए। तो ये इसमें हम असिंक अवेट इसलिए यूज़ करते हैं प्रोमिस बेस पे। तो कुछ कुल मिला के ये है, बाकी अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। ऑलमोस्ट हम 5 से 10 मिनट इस पर लगा चुके हैं। तो यहाँ असिंक अवेट का मतलब ये, इसीलिए हम रिक्वेस्ट को असिंक बनाते हैं, ठीक है। अब जब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो मैंने असिंक बना दिया, ये अवेट है तो सेम ही है। अब ये टू डूज के अंदर डेटा होगा, तो मैं इसको कंसोल करा देता हूँ और लॉग लगा के इसके अंदर टू डूज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। देखो आ गया डेटा, वही आया। असिंक अवेट में थोड़ा सा तरीका मतलब गलत यूज़ कर रहा था, क्योंकि ये मैं अवेट जो आ रहा ना रेस्पॉन्स, इसको भी मुझे जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो डेटा आ रहा है वो जेसॉन में नहीं आ रहा, वो रॉ डेटा आ रहा था, ठीक है। तो जेसॉन में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें कुछ मीनिंगफुल डेटा दिखेगा, इसलिए। अब ये तो फैच का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट की। तो एग्जॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी लाइब्रेरी इंस्टॉल। और वो लाइब्रेरी है, रुको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे लिखोगे ना, जैसे आप ये लिखोगे, कहाँ है, अगर आप यहाँ भी देखो एग्जॉस्ट लिख के देखोगे, अभी कुछ नहीं आ रहा। कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्यों सजेशन नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी लाइब्रेरी हमें डालनी पड़ेगी। और लाइब्रेरी डालने के लिए हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ पे यार्न इंस्टॉल यार्न ऐड एग्जॉस्ट, ओके। तो ये एग्जॉस्ट नेम है लाइब्रेरी का, आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को फिर से रन कर लेता हूँ। हो जा तब तक यहाँ हम देखते हैं। देखो ये जो मैंने था ये किसके बेस पे लगाया था, ये लगाया था हमने फैच पे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यही कॉन्स्ट रेस इक्वल्स टू अवेट असिंक, तो भैया बनाना ही पड़ेगा, असिंक की तो नीड ही है हमें, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जॉस्ट अब आने लग गया एग्जॉस्ट। और ये एग्जॉस्ट देखो यहाँ कहीं पे ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एग्जॉस्ट के अंदर मैंने क्या करा, ये यूआरएल उठा के पटक दी जो यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी भाई, ठीक। ये हो गया। अब मैं एक बार कॉन्स्ट रेस, अब मैं इसको देखता हूँ, सॉरी कंसोल करके देख लेता हूँ इस रेस में क्या आ रहा है। इसमें भी रॉ डेटा आ रहा है या इसको भी हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट होता है ना वो जेसन में ऑलरेडी कन्वर्ट होकर आता है, ये शायद मेरे हिसाब से। तो हम एक बार देखते हैं भाई लोग। क्या है ना कि देखो, अगर तुम्हें सीखना है तो जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना, ऐसे करा करो, क्योंकि देखो हर चीज़ हम याद नहीं कर सकते, ये श्योर है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं 10 साल काम कर लूँ या 5 साल में काम कर लूँगा तो मेरे ऊपर रट्टा आ जाएगा, रट्टा आप उन्हीं चीज़ों का मार सकते हो जिन्हें आप बटन बना रहे हो, यूआई बना रहे हो। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, ईजी काम हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर हो रहा है, हम गए गूगल पे उठा के कर लिया, तो आप उससे फिर पढ़ने नहीं बैठोगे। ये चीज़ है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। बट हमें कुल मिला के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हम कोड भले ही कॉपी कर रहे हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कभी कि मुझे भाई ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट ज़्यादातर कोड हम कभी कभी कॉपी कर लेते हैं, वो चलता है, ठीक है। प्रोग्रामर का मतलब ये नहीं होता कि हम 10,000 लाइन लिख रहे हैं तो 10,000 लाइन में हमें 10,000 लाइन खुद से लिखी होनी चाहिए, इसका मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़, किस लिए कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज़ ऐप रन हो जा। और यहाँ पे मैं एक बार एग्जॉस्ट की रिक्वेस्ट देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जॉस्ट, यहाँ देखो एग्जॉस्ट के अंदर कॉल करने का तरीका है, उसके अंदर मेथड भी हम पास करते हैं, ठीक है। गेट मेथड तो एक डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, ठीक है। गेट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको मेथड में पोस्ट डालना है तो पोस्ट डाल सकते हो इस तरीके से। ये कुछ ऐसी वेबसाइट है, गीक फॉर गीक पे दे तो रखा है, बट ये ना थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं चीज़ों को। यहाँ पे W3 डालते हैं, देखो ये बहुत ही इजी तरीके से बताते हैं। बिगिनर्स के लिए W3 सबसे बेस्ट है। वेब फैच नहीं भाई, एग्जॉस्ट API कॉल। अब देखते हैं कहीं मिल जाए कुछ, यहाँ देख लेते हैं। एग्जॉस्ट की खुद की साइट है जो, एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर लिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमल एग्जाम्पल। ये देखो एग्जॉस्ट से गेट निकाल लिया, गेट से इस तरीके से ये इस तरीके से निकाल रहे, ठीक है।
एग्जॉस्ट डॉट गेट। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, एग्जॉस्ट डॉट गेट। ठीक, अब एक बार इसको रन हो जाए तो मैं इसको एक बार देख लूँ ना चेक करके। देख लो ये डेटा देखो कैसे प्रिंट होके आ रहा है, एग्जॉस्ट में ऑलरेडी जेसन में कन्वर्ट होके आता है। फिर यहाँ देखते हैं अभी, ये बहुत टाइम लगाता है यार ऐप रन होने में। तब तक हम कुछ और बात कर लेते हैं क्योंकि हर मिनट कीमती है भाई। यहाँ देखो इन्होंने बताया कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट लगाया इन्होंने। देखो अवेट और असिंक तो हमें लगाना जरूरी है। एग्जॉस्ट ये गेट है, गेट की जगह पे हम पोस्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और होता है मेरे हिसाब से, हम ये गेट वेट ना लगा के एग्जॉस्ट का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हम मेथड्स देते हैं ना। कि तब तक कुछ और डिस्कस कर लेते हैं जब तक ऐप रन हो रहा है ना तब तक। अच्छा मान लो अभी मैंने ये वाला है, ये थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ बंद क्योंकि हमें डेटा निकाल के भी तो दिखाना था, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं फ़िलहाल। अब देखो जब भी मैंने मान लो फैच से डेटा निकाल लिया, ठीक है, और फैच से जब डेटा निकाला तो हम इस डेटा को सेव, यहाँ पे हमने दिखाया था ना, इस डेटा को हम निकालेंगे कैसे, इस डेटा को स्टेट में कैसे दिखाएंगे और स्टेट से हम डेटा को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ फंक्शन, कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ ना कॉन्स्ट। एक मान लो मैंने ले लिया टू डूज। देखो जब हम से डेटा निकालते हैं ना तो हम कभी वेरिएबल में डायरेक्ट सेव नहीं करते, हमें स्टेट में ही सेव करना चाहिए क्योंकि हम फिर उसमें कुछ भी एंटर वगैरह ईजिली कर सकते हैं, डेटा पुश भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं इजी तरीके से। टू डूज लिस्ट, सेट टू डूज लिस्ट और यूज स्टेट। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये एम्प्टी होगा ना, एम्प्टी एरे, तो मैंने एम्प्टी डाल दिया। और यहाँ क्या करा, सेट टू डूज लिस्ट, जो भी आ रहा है ना टू डूज, ये सेट कर दिया इसके अंदर। ठीक है भाई, ऐप रन हुआ, ऐप रन हो गया। अब फिलहाल मैं इसको करता हूँ, मतलब कंसोल एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं टू डू ना। इस वाले को मैं हटाता हूँ फिलहाल और हम क्या करते हैं, इस वाले को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। के रेस्ट डॉट डेटा मैं इतना प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली कॉल मैंने गेट कर दी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे गेट है, यहाँ पे गेट की यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिला के मैं इस मेथड में सिर्फ, मतलब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एग्जॉस्ट वाला जो होता है उसके डेटा निकालने के लिए कुछ भी हम डेटा वो मेथड कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट डॉट गेट, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा वो चीज़, कि हम देखते हैं एक बार, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। कि मान लो यहाँ कॉन्स्ट है, रेस है, अवेट, एग्जॉस्ट, डायरेक्टली इससे डेटा निकाला जा सकता है क्या बिना मेथड यहाँ पे डिफाइन किए? मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि हम इसके अंदर मेथड दे देंगे टाइप, यहाँ दे दिया, इसके अंदर मेथड गेट। ठीक है, और ऊपर वाली लाइन को हम कर देते हैं कमेंट। अब देखते हैं आ रहा है ना, आ रहा है ना डेटा। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था यहाँ पे क्या होता है, ये कस्टमाइज्ड है, हमने एग्जॉस्ट यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर गेट मेथड है तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट। अगर हम पोस्ट करेंगे, मान लो मैंने क्या करा,
हमें एग्जॉस्ट की एपीआई हिट करनी है पोस्ट के लिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ कर दिया पोस्ट। और यहाँ पे क्या जो डेटा भेजते हैं ना, वो डेटा बॉडी में अगर भेजना है तो यहाँ डालते हैं बॉडी, सॉरी इसके अंदर नहीं, यहाँ इससे तो बॉडी, और इसके अंदर डेटा जो भी होगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी मान लो इस तरीके से नेम गौरव, कुछ ऐसे करके डेटा बनेगा जो यहाँ पे हम डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर वो फॉर्म के शेप में है तो कॉन्स्ट, मान लो फॉर्म है तो मैंने फॉर्म डाल दिया, न्यू फॉर्म डेटा ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमें मान लो फॉर्म डॉट एड अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड, इसके अंदर मान लो नेम है तो यहाँ डाल दिया मैंने गौरव। ठीक, ऐसी सेम लाइन फिर से कॉपी कर लो, मान लो अपेंड एज 27, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से हम कुछ क्या हो गया, कहाँ एरर आ गया, अच्छा ठीक है। इस तरीके से अगर फॉर्म डेटा है तो फॉर्म डेटा के हम बना सकते हैं, और उसको यहाँ कहाँ पास करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक बार तो थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ, ये थोड़ा सा पैटर्न सही नहीं लग रहा मुझे, क्या हो गया, parsing that the typecast expression is expected to be wrapped within parentheses. Okay, मेथड पोस्ट यहाँ आएगा, अभी तो डेटा ही आ रहा हुआ, ओ भाई आ गया, अब तो डेटा निकल के आ रहा है, बट कुछ भी कुल मिला के इस तरीके से मेथड दिया। बॉडी के अंदर हम जो भी बना रहे हैं, जैसे मान लो वहाँ मैंने फॉर्म बनाया ना, तो उसको फॉर्म को डॉट जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अरे जेसन में भेज दो टू जेसन या जो भी है, अगर जेसन में कन्वर्ट करना रहेगा, वैसे नॉर्मली हमें सिर्फ ऐसे भेजना है तो हम ऐसे भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट भेजना है तो ऑब्जेक्ट। कुल मिला के आपको इतना समझना है कि बॉडी ऐसे होती है और इस बॉडी में डेटा यहाँ भेजते हैं, अगर मेथड पोस्ट है अदरवाइज गेट है तो ऐसे। अगर आपको पैरामीटर में भेजना है, पैरामीटर में लाइक क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ यूआरएल में क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसके बाद यहाँ पे मान लो आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने डाल दिया 27 प्लस लगा के कोई वेरिएबल में, या फिर 27 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा, मतलब इस तरीके से हम यूआरएल में भेजते हैं। तो कुल मोटा मोटा सा मतलब कुछ तरीके से करते हैं। ठीक है, बाकी आपको अच्छे से सीखना है तो गूगल पे, नहीं तो मेरे और सारी वीडियोस आ रहे हैं भाई, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को मैं बता रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को देखो और वहाँ से सीखो। ठीक है, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है तो हर चीज़ डिटेल में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एपीआई लगाने का तरीका, जिसमें मैंने गेट और फैच और एग्जॉस्ट बता दिया, इस तरीके से ही लगाते हैं। अब हम बात करते हैं किसी और टॉपिक की। ठीक है, ये हो गया, क्या और रह गया था, एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं। ओके, इन स्क्रिप्ट मैंने जावास्क्रिप्ट बता दी, कस्टम कंपोनेंट बता दिया, रिएक्ट नेविगेशन बता दी, स्टेट ये बता दिया, एपीआई कॉल बता दी, डेटा लिस्टिंग बता दिया मैंने। ठीक है, ये वाला बता ही दिया था, फ्लैग बॉक्स बता दिया था, रेस्पॉन्सिव यूआई रह गई है, रेस्पॉन्सिव यूआई और स्मॉल प्रोजेक्ट ये रह गया। ठीक है, लोकल स्टोरेज रह गया, तो लोकल स्टोरेज कैसे करते हैं वो बताते हैं। एक बार लोकल स्टोरेज पे काम कर लेते हैं। बात यह है, लोकल स्टोरेज के लिए फिर से मुझे ऐप रन करना पड़ेगा, तो लोकल स्टोरेज में बताऊंगा प्रोजेक्ट वाले वीडियो में, क्योंकि उसमें हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, तो मैं उसी में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ रेस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनानी है, फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके या फिर हाइट एंड विड्थ का यूज़ करके। अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि रेस्पॉन्सिव यूआई दूसरे मेथड से कैसे करनी है। ठीक है, तो फिलहाल इस लिस्ट को हटाते हैं, और जो काम अभी जल्दी हो सके उतना करते हैं, क्योंकि वीडियो 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मुझे खुद पता है बोरिंग होने लग जाती है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ नहीं कर पाता, ज़्यादा इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देख सकता। ठीक है,
तो फ़िलहाल कोड को थोड़ा सा करते हैं क्लियर और रेस्पॉन्सिवनेस पे करते हैं काम। तो ये फ़िलहाल ये जो API वाला है ये सारी चीज़ें मैं हटाता हूँ। ठीक है भाई, हाइट एंड विड्थ ऑलरेडी मैंने ले रखी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव की। ठीक है, रेस्पॉन्सिव हम बट चेक कैसे करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हमें उसके लिए मल्टीपल डिवाइसेस चाहिए होंगी, बट मैं बता देता हूँ कैसे करना है ना। देखो, रेस्पॉन्सिव को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है रेस्पॉन्सिवनेस का, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम मतलब एज ए बिगिनर ही सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए रेस्पॉन्सिव क्या। मान लो एक ऐप हमने बनाया रिएक्ट नेटिव का, ठीक है, और उस ऐप को हमने क्या करा, बनाया तो था भाई हमारे पास डिवाइसेस अभी करेंटली जो हम खरीदते हैं मार्केट से वो क्या 6 या 6.5 इंच का डिस्प्ले होता है ना, 6.5 या 7। अभी जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, इसकी भी 6.5 है, मेरे आईफोन की भी आई थिंक 6.47 समथिंग है, तो इतनी ही आ रही है। पर मार्केट में क्या है, जो पुराने फ़ोन हैं लॉलीपॉप वगैरह वाले, मार्शमेलो, उन फ़ोन की स्क्रीन आई थिंक 5 समथिंग कुछ आती है, उनसे भी पुराने फ़ोन होंगे मार्केट में। और आगे क्या है, जब ऐप आप अभी बना रहे हो 5 साल बाद, जब आप ऐसा तो नहीं कि मान लो आप पूरा UI चेंज करोगे, अगर पर्टिकुलर ऐप के अंदर UI चेंज नहीं होती, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐप बनते हैं तो पूरी UI चेंज नहीं होती है एकदम से, वो स्टार्टिंग से ही हम ऐसा सोच के चलते हैं फ्यूचर बेस पे कि अगर मैंने आज UI बनाई तो कल को कोई भी डिवाइस आ जाए उस पर वो UI सेम दिखनी चाहिए। अब रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि मैंने बनाया एक मोबाइल पे, चेक मैंने 5 से 6 पे किया, बट दुनिया के अंदर जितने मोबाइल हैं उन सब पे वो जो ऐप है वो हर जगह सेम ही दिखनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल देते हैं, आपने देखा होगा फेसबुक ऐप है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब चला रहे हो आप, तो यूट्यूब ऐसा नहीं है कि छोटी वाली स्क्रीन वाले फ़ोन है उनमें कुछ और दिख रहा है यूट्यूब, मतलब थोड़ा सा 300 पिक्चर दिखेगा, बड़ा फ़ोन है तो उसमें अच्छा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब सब में सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिव वाला बनाया गया है, उसकी UI है बिल्कुल 100% रेस्पॉन्सिव है। अब हम इस तरीके को रेस्पॉन्सिव ऐप बनाने के लिए हमें 3 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है, जिनमें से 2 तरीके ऐसे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब बट वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ठीक है, और वो अटक जाते हैं और मतलब थोड़ा बहुत अटक जाते हैं, वो 90 या 80% मान लो, 80% सक्सेस हैं, 20% उनमें अटक जाते हैं। एक मेरे पास लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी का यूज़ मैंने किया है खुद, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर किया है और उन्हें मतलब उसको मैंने चेक भी किया, टेस्ट भी किया है उसकी UI को मल्टीपल स्क्रीन्स पे, ठीक है, परफेक्ट काम करती है, इंच बाई इंच रेस्पॉन्सिव है, लाइन बाई लाइन रेस्पॉन्सिव है। मैंने मल्टीपल स्क्रीन्स पे चेक। पहला तरीका है फ्लैक्स का यूज़ करके, ठीक है, फ्लैक्स जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेरेंट को फ्लैक्स दे रहे हैं तो उसके अंदर चाइल्ड भी फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं उस पेरेंट की परसेंटेज में। मतलब मान लो मैंने फ्लैक्स 1 दे दिया तो चाइल्ड क्या करेगा, 0.5 यूज कर सकता है, 0.3, 0.4, 1 से लेके मतलब 1 के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं उतना यूज कर सकता है और उसको हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जो फ्लैक्स का UI होता है रेस्पॉन्सिव, वो डेवलपर्स के लिए होता है टफ, क्योंकि हम अगर छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं ना, वो टिपिकल चीज़ जो आती है फ्लैक्स का यूज़ करके रेस्पॉन्सिव बनाना पूरे ऐप को, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। दूसरा है परसेंटेज बेसिस पे, बट वो जब भी हम बॉर्डर रेडियस की बात करते हैं ना, बॉर्डर रेडियस जैसे हम कोई सर्कल बना रहे हैं ना, तो सर्कल की हाइट और विड्थ तो आप इजीली दे दोगे भाई परसेंटेज में, 50% या 20% ऑफ पेरेंट हाइट, ओके, 20% ऑफ पेरेंट विड्थ, ऐसे दे दोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। बट यार बॉर्डर रेडियस की बात करोगे तो क्या करोगे, बॉर्डर रेडियस में परसेंटेज नहीं चलता, वहाँ डायरेक्ट वैल्यूज चलती हैं, तो वहाँ जाके ये परसेंटेज फेल हो गया, ठीक है। और अब फ्लैक्स दोगे तो फ्लैक्स भाई इतना बहुत टिपिकल है, फ्लैक्स देना ही टिपिकल है, तो भाई फ्लैक्स का यूज ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका क्या, तीसरा तरीका हाइट एंड विथ, जो डायमेंशन हमने यहाँ ले रखी हैं, इन हाइट एंड विथ का पार्ट करके मान लो मेरे को एक बटन यूज करना है, बाई 2 कर लिया, ठीक है, बाई 3 कर लिया, ठीक है, बाई 16 कर लिया, छोटा कंपोनेंट बनाना है भाई, इस तरीके से हम डिवाइड कर करके करेंगे। अब ये चीज़, ये जो हाइट एंड विड्थ है अकॉर्डिंग टू डिवाइस स्क्रीन साइज है, बट ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होने लग जाता है, क्योंकि हमें उतना ही % डिवाइड करना रहता है, वो बहुत टिपिकल हो जाता है, ठीक है। हम डील कैसे करते हैं, हाइट हमें लेनी है भाई 100 कर दो, विथ लेनी है मुझे, हाँ मेरे 200 कर दो, ऐसे हम डील करते हैं, इनिशियली हम ऐसे ही डील करते थे। अगर हम इसी तरीके को अपनाएं डायरेक्ट वैल्यू वाला तो हमारे लिए ईजी नहीं रहेगा, और ये तरीका है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रिएक्ट नेटिव डायमेंशंस,
रेस्पॉन्सिव डायमेंशंस, इस तरीके की लाइब्रेरी है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर अपना एक वीडियो डाला है, रिएक्ट नेटिव रेस्पॉन्सिव यूआई। आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस वीडियो में मैंने पर्टिकुलर बताया है कि इस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम वीडियो को कैसे ऐप को कैसे फुल्ली रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। रिएक्ट नेटिव रेस्पॉन्सिव डायमेंशंस, ये आ गया। ठीक है, इस लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल करना रहता है। इसके अंदर हाइट, विड्थ एंड फॉन्ट साइज, ठीक है, ये मैनेज करना रहता है। अब ये बताओ भाई, जब आप लोग फ्लैक्स यूज़ करोगे, फ्लैक्स से हाइट एंड विड्थ को मैनेज कर लोगे, आप फॉन्ट को मैनेज कर पाओगे सही से? नहीं कर पाओगे। ठीक है, परसेंटेज से फॉन्ट को मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हाइट एंड विड्थ वाली इमेज वगैरह ये मैनेज कर लोगे, पर फॉन्ट साइज कैसे मैनेज करोगे? ये लाइब्रेरी क्या करती है, हमें यहाँ 3 चीज़ें देती है, रेस्पॉन्सिव, हाइट, विड्थ और फॉन्ट साइज। इसका मतलब सारे सॉल्यूशन है भाई, इन तीनों को यूज़ करके हम कुछ भी यूआई बना सकते हैं। मैंने बनाई हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ 100% गारंटी के साथ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दिया, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ये लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैंने यूज़ किया है और पाया कि ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इससे हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। वीडियो देखो, जाके यूट्यूब पर सर्च करो मेरा वीडियो, मेरे चैनल पे ही जाके देखो रेस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनाते हैं इसका यूज़ करके, तो उससे है बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो क्या करते हैं, रैप अप करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रोजेक्ट कौन सा बनाएंगे। हम ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं बना सकते, क्योंकि बिगनर के लिए बनाना है तो भाई हम ऐसा बनाएंगे, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, बॉटम स्क्रीन, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो हमें एज ए बिगिनर ज़रूरी हैं। ठीक है, कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसको बनाएंगे, और उसमें मैं एपीआई वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा, डेटा लिस्टिंग वगैरह, जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो चीज़ें हम करेंगे। तो 4th वीडियो में ऐसा, 4th एपिसोड में यही होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक भी करके जाना, क्योंकि भाई लोग, मैं चैनल इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं जो कोडिंग में प्रॉब्लम फेस करता था, वो प्रॉब्लम बहुत सारे अपने जैसे लोग हैं जो कॉलेज से निकलते हैं और जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं। ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि कोचिंग सेंटर मेरे हिसाब से रिएक्ट नेटिव सिखाने का 20 से 25,000 चार्ज करता है। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली आपको एक कॉपी में लिखवा देंगे सारा, कोई प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था यार, पैसे लगाए थे। ठीक है, और YouTube पे भी क्या है कि YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ चैनल बहुत अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, बट वो उनकी जो निच है ना, वो सेम ही है। वो एनिमेशंस पे वीडियो डालने तो एनिमेशन, पर हमें क्या ना, हमें एक बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। हमें वो बेसिक प्रॉब्लम्स जाननी होती हैं कि यार ये प्रॉब्लम मुझे भी आ सकती है, तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे दूंगा। ठीक है, तो हमें उस तरीके से सिखाना। उस तरीके का मुझे कोई नहीं लगता, 1 या 2 चैनल हैं अपने इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, बट वो भी फुल्ली उस नॉलेज में नहीं जाते जैसे मैं बताना चाहता हूँ। अभी भी मुझे पता है मेरा कंटेंट उतना एग्जैक्ट और उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे एनहांस करूँ। धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मैं जस्ट एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, बट मैं ट्राई करता हूँ कैमरे के सामने आके आप लोगों को वो चीज़ समझाने की जो मैं भी कभी नहीं कर पा रहा था और फेस कर रहा था प्रॉब्लम। तो भाई लोग, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर लाइक करोगे तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटने वाला है। ठीक है, बट मेरे लिए वो एक लाइक का नोटिफिकेशन, एक लाइक की काउंटिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि यही है जिससे मैं लगातार काम कर सकता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों से करवाओ। आगे जाके हम कुछ कॉलेज की सीरीज़ लेके आने वाले, कॉलेज के बाद हम कैसे फर्स्ट जॉब इंटरव्यू क्रैक करें। ठीक है, कैसे हम, किस फील्ड में हमारे लिए बेटर है जाना। ठीक है, एंड्रॉयड, iOS, हम पूरा जो डालेंगे वो ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, बट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे। रिएक्ट नेटिव भी होगा, फ्लटर भी होगा, नेटिव एंड्रॉयड iOS भी होगा, नेटिव एंड्रॉयड कॉटलिन के साथ होगा। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस भी होगा, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशंस पे काम करेंगे। कुल मिला के ऐप डेवलपमेंट, चाहे वो वेब ऐप हो चाहे मोबाइल ऐप हो। ठीक है, तो हम इस पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बट जब ही देख पाएंगे भाई जब आप मेरी मोटिवेशन को बरकरार रखोगे, आप लोग लाइक करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे, और करते भी हो यार, आप लोग करते हो, सपोर्ट करते हो। और अभी आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो यहाँ तक भी नहीं आता। इस 1 महीने के दौरान मैंने काफ़ी थोड़ा सा प्रोग्रेस मैंने देखा, चैनल पर देखा प्रोग्रेस, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई लोग करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।